एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करे और सिर्फ इनिशियल और अपनी फाइनल पोजीशन पे अगर डिपेंड करता है, उस वर्क डन को या उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है और भी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका ऑपोजिट हो गई, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वर्क डन है बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स, वो पाथ पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन वो अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिक्शन या फिर न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगेन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है बट अपने पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट केस होगा वो देखते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, हमने मान लिया इस तरह से एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और यहाँ पे हमारे पास पड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, और अगर हमने इसके ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करा तो ये बॉडी यहाँ कहीं पे पहुँच गई, ठीक है। लेट इट बी एट अ हाइट h, ठीक है। उस टाइम पे वर्क डन देखते हैं कितना होगा। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम लोग बोल सकते हैं mg के इक्वल, तो w इक्वल्स टू mg, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, h के इक्वल। तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल आ गया, mg h के इक्वल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बिग स्टेयर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए से बी तक की हाइट मान लेते हैं h1 है, सी से डी तक की हाइट h2 है, ई से एफ वाली हाइट हमारे पास h3, और जो टोटल है लेट इट बी इक्वल टू h, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाना है, उसने कुछ हाइट कवर करी है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, हमें पता है कि अगर कोई हाइट पे जा रहा है तो वर्क डन होता है mgh के इक्वल। तो ए से बी जाने पे वो कितना आएगा, mgh1, ठीक है। फिर वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जाने, देखो वर्क तो वो कर रहा होगा बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की। वो तो हमेशा अपवर्ड होती है ना, या डाउनवर्ड हो जाएगी, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं होगी। इसका मतलब बी से सी तक जाने में वर्क डन विल बी 0। देन वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम सी टू डी, सिमिलरली वो आ जाएगा mgh2, ठीक है। देन डी टू ई आ जाएगा हमारे पास 0, ई से एफ आ जाएगा mgh3, और f से g आ जाएगा हमारे पास अगेन 0। तो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो सेकंड केस के अंदर, वो इन सब का सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू mgh1 प्लस mgh2। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, राइट, क्योंकि बाकी सब तो 0 है। यहाँ से मैंने mg कॉमन ले लिया, mg कॉमन लेने पे अंदर बच गया h1 प्लस h2 प्लस h3। अब देखो h1 h2 h3 टोटल करके तो h ही आ रहा है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वर्क डन सेकेंड केस के अंदर कितना आएगा, mgh के इक्वल, राइट। अब देखो वर्क डन फर्स्ट केस में भी हमारे पास mgh आ गया, और वर्क डन सेकेंड केस के अंदर भी हमारे पास क्या आ गया, mgh, ठीक है।
अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस इस तरह से, ठीक है। एक बॉडी है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है एट अ हाइट h। अभी मैंने इसको रैंडमली सेंटर कहीं पे बना दिया, अदरवाइज ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। और मान लिया कि ये जो हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, लेट इट बी L। अब बॉडी का वेट कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, mg। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट r। और ये इंक्लाइन प्लेन मान लिया एट एन एंगल थीटा है हमारे पास, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा, तो ये कंपोनेंट बना mg cos थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है दैट इज़ cos। और इस तरफ जा रही है बॉडी, तो ये हमारे पास हो गया mg sin थीटा, ठीक है। अब बॉडी क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट एक्ट करेगी इस तरफ से, लेट इट बी F। तो अब देखो वर्क डन किसके इक्वल आएगा? इन द केस 3 वर्क डन का फॉर्मूला अगेन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी को मूव करने के लिए कौन सी वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन या mg साइन थीटा? इट इज़ ऑब्वियस है mg साइन थीटा, जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे है h और हाइपोटेन्यूज क्या है? L, यानी कि ये बन जाएगा mg साइन थीटा की जगह पे h/L मल्टीप्लाई L। L से L कट, तो हमारे पास वर्क डन अगेन किसके इक्वल आ गया? mg h के इक्वल। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास केस 1 में, 2 में और 3 तीनों के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू mg h, ठीक है। इसका मतलब हैंस प्रूव कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हमारे पास क्या था कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है इस टाइम पे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, सॉरी उल्टा हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या था हमारे पास? इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी है, लेट इट बी एट पोजीशन A। हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी और ये बॉडी पहुँच गई यहाँ कहीं पे एट पोजीशन B, और लेट इट बी जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हमारे पास है S, ठीक है। अब बेसिकली हमें बात करनी है यहाँ पे फ्रिक्शन की। अगर बॉडी A से B पे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? इस तरफ, ठीक है, ऐसे लगेगी। तो देखते हैं अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है फ्रिक्शन की, तो वो जाएगा F, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए माइनस का, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है A से B तक की S, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अभी देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, ये लिख लो यहाँ पे, इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, ठीक है। अगर अब हम उल्टे उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं B से A, बाय फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B टू A, B टू A हमारे पास क्या आएगा? अब देखो अगर B से A जा रही है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लगेगी इसकी ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन नेगेटिव, माइनस का Fs, तो जो टोटल वर्क डन आएगा, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B टू A, वो किसके इक्वल आएगा? देखो माइनस का Fs प्लस माइनस का Fs विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2Fs, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन है इन मूविंग द बॉडी इन क्लोज्ड पाथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली इन क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हो गया कि ए से बी देन बी से ए, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो नहीं आता हम तब भी बोलते हैं कि इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, ठीक है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे जा रही थी या नीचे से ऊपर वाला केस हमने किया था, mgh आ रहा था, अगर ऊपर से नीचे जाएगी वो माइनस का mgh होएगी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल। तो वहाँ से भी प्रूव हो सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और यहाँ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।